नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी के पीएम मोदी पर वार की, मुश्किलों में घिरी मणिपुर सरकार की। देखेंगे दिल्ली चुनाव से पहले आपको लगे बड़े झटके को, योगी राज में करोड़ों की गो तस्करी को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे जहरीली होती दिल्ली की आबोहवा पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर रॉबर्ट वाड्रा का आप और बीजेपी पर बड़ा हमला, बोले जहरीली हवा जाति धर्म नहीं देखती। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की उद्धव ठाकरे को चुनौती, बोले अपने 2 साल के काम बताएं। सीएम आतिशी का बड़ा फैसला, नांगलोई जाट से विधायक रघुविंदर शोगिन बनेंगे नए मंत्री, कैलाश गहलोत की लेंगे जगह। मणिपुर हिंसा पर आरएसएस का बड़ा बयान, बोले हिंसा का समाधान नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण, सरकार जल्द निकाले हल। कंगना की फिल्म इमरजेंसी को सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी, 17 जनवरी को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। और अब खबरें विस्तार से, और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जबरदस्त हमला बोला। एक है तो सेफ है से लेकर अडानी के मुद्दे पर एक के बाद एक वार करते हुए राहुल गांधी ने चुनावी माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया। तो चुनाव प्रचार के आखिरी दिन क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने और कैसे धराशायी किया पीएम मोदी के दावों को, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से 2 दिन पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। सोमवार को मुंबई में की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने धारावाहिक की रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर भाजपा सरकार की नीति की खुलकर आलोचना की। इस दौरान राहुल गांधी ने एक तिजोरी से 2 पोस्टर निकाले। एक पोस्टर में लिखा था एक है तो सेफ है, वहीं दूसरे पोस्टर में धारावी की तस्वीर लगाई गई थी। इस बीच राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि कौन सेफ है, नुकसान किसका होगा, जनता का होगा। पीएम मोदी ने नारा दिया है, ये बिल्कुल सही नारा है। एक है तो सेफ है, देख लीजिए। और ये स्ट्रैटेजी का लक्ष्य है, देखिए, एक है तो सेफ है। धारावी का मैप है, ये भी दिखा दीजिए, दूसरा पोस्टर दीजिए। ये 1 लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। ये आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और अदानी जी एक साथ खड़े हैं, एक हैं तो सेफ हैं, और ये लक्ष्य है। तो उन्होंने अपना नारा दिया है, हम उनका थोड़ा नारे को आपको समझाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने तस्वीर दिखाते हुए कहा कि पीएम मोदी का एक है तो सेफ है यही है। इसी के साथ पीएम मोदी और अडानी के बीच संबंधों को दोहराते हुए राहुल गांधी ने जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा, हिंदुस्तान की छोटी और मध्यम उद्योग जिसका प्रतीक धारावी है, उसे एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। इसी के साथ महाराष्ट्र चुनाव को अरबपति का चुनाव बताते हुए मोदी सरकार पर अडानी के साथ मिलकर काम करने के आरोप भी लगाए। राहुल ने कहा, अरबपति चाहते हैं कि मुंबई की जमीन उनके हाथ में आ जाए। 1 लाख करोड़ रुपए एक अरबपति को दिए जाने की योजना है। ऐसे में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी ने मोदी सरकार को उन्हीं के दाव के साथ धराशायी कर दिया। साथ ही मतदान से 2 दिन पहले महाराष्ट्र की राजनीति में भी जबरदस्त बवाल मचा दिया है। मणिपुर में भड़की हिंसा के बीच बीजेपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। कॉनराड संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी ने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया है। साथ ही कह दिया है कि मणिपुर में हिंसा रोकने में बीजेपी सरकार नाकाम रही है। तो कैसे खतरे में पड़ी सीएम बीरेंद्र सिंह की कुर्सी, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। मणिपुर में पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से भड़की जातीय हिंसा के बीच बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। राज्य में बीजेपी की सहयोगी पार्टी एनपीपी ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया है। ऐसे में सीएम एन बीरेंद्र सिंह की कुर्सी खतरे में आ गई है। दरअसल रविवार 17 अक्टूबर को एनपीपी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लेटर लिखकर कहा, सीएम एन बीरेंद्र सिंह के नेतृत्व वाली सरकार राज्य की मौजूदा स्थिति से निपटने में नाकाम रही है। इस वजह से पार्टी अपना समर्थन तत्काल वापस ले रही है। इतना ही नहीं, मणिपुर में बद से बदतर होते हालातों पर एनपीपी ने बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम एन बीरेंद्र सिंह हिंसा को रोकने में नाकाम रहे हैं। राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को नजरअंदाज नहीं कर सकते, लिहाजा वो बीजेपी के साथ आगे नहीं चल सकते। बता दें, 11 नवंबर को मणिपुर के जिरीबाम जिले के बोकबेरा इलाके में संदिग्ध कुकी विद्रोहियों ने मेते समुदाय से आने वाली 3 महिलाओं और 3 बच्चों का अपहरण किया था।
इस दौरान ही विद्रोहियों के एक समूह ने सीआरपीएफ के कैंप पर भी हमला किया था। इसके बाद शुक्रवार 15 नवंबर को अपहरण की गई 3 महिलाओं और 3 बच्चों में से 1 महिला और 2 बच्चों की लाशें जीरी नदी में तैरती मिली। इस घटना ने मणिपुर के बिगड़े हालातों को और तनावपूर्ण बना दिया, जिसके बाद राज्य में जमकर विरोध प्रदर्शन हुए। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने कई विधायकों, मंत्रियों के आवासों पर भी हमला किया। ऐसे में राज्य में बिगड़ते हालातों को देखते हुए एनपीपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने का फैसला किया। आपको बता दें, मणिपुर की 60 सदस्यीय विधानसभा में एनपीपी के 7 विधायक हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि एनपीपी ने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर सीएम बीरेन्द्र सिंह की कुर्सी को खतरे में डाल दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुछ महीनों का समय बाकी रह गया है। इस बीच वरिष्ठ नेता और मंत्री कैलाश गहलोत ने इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दे दिया और अब इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही कि कैलाश गहलोत बीजेपी का दामन थामकर उसके पक्ष में चले गए। पूरी खबर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के एक दिन बाद भाजपा में शामिल हो गए। गहलोत ने बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और अनिल बलूनी की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से ऐन वक्त पहले दिल्ली सरकार के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। कैलाश गहलोत दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्रालय समेत कई अहम विभाग देख रहे थे। कैलाश गहलोत के इस कदम के पीछे दिल्ली सरकार और गहलोत के बीच पिछले कुछ महीनों से चल रहे मतभेदों को बताया जा रहा है। बीजेपी में शामिल होते ही कैलाश गहलोत ने कहा कि मैंने आज तक किसी के दबाव में कोई काम नहीं किया। कुछ लोग सोचते होंगे कि ये ओवरनाइट कुछ डिसीजन हो गया या किसी के दबाव में ये मैंने निर्णय लिया। हर एक व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आज तक किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। बता दें, खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि केंद्र सरकार की एजेंसियों की विपक्ष पर की जा रही कार्रवाई को देखते हुए कैलाश गहलोत ने बड़ा कदम उठाया है। हालांकि कैलाश गहलोत ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया। वहीं गहलोत के इस्तीफे पर आप नेताओं ने कहा है कि गहलोत ईडी और सीबीआई के मामलों का सामना कर रहे हैं और उनके पास बीजेपी में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इसी के साथ पार्टी ने आरोप लगाया कि ये बीजेपी की घिनौनी राजनीतिक साजिश है। वो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है। आज भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार अपने हथकंडे, घिनौनी राजनीति और षड्यंत्र में कामयाब हुई है। कैलाश गहलोत के ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। ईडी, सीबीआई के छापे मारे जा रहे थे। ईडी के दफ्तर में पूछताछ करने के लिए बुलाया जा रहा था। इनकम टैक्स के छापे उनके घर पे मारे जा रहे थे। और ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है नरेंद्र मोदी जी की कि जब वो किसी के ऊपर ईडी का छापा मरवाते हैं, इनकम टैक्स का छापा मरवाते हैं, ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाते हैं, तो जोर जोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं ये तो कैलाश गहलोत पे ये भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार है। और जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो सारे आरोपों से बरी हो जाते हैं। ऐसे में दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले आपके बड़े मंत्री का बीजेपी में शामिल होना आपके लिए नुकसानदायक माना जा रहा है। बाकी आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में बड़े स्तर पर गौमांस की तस्करी और उसे स्टोर करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 4 करोड़ की कीमत के गौमांस को जब्त कर लिया गया है। मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो पूरी खबर क्या है, देखिए। गोरक्षा के नाम पर वाहवाही बटोरने और गाय के नाम पर भीड़तंत्र को बढ़ावा देने वाली योगी सरकार की एक और नाकामी सामने आई है। योगी राज में ग्रेटर नोएडा में करोड़ों की गौमांस तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है। इस घटना में गाय की तस्करी करने वाले 5 लोगों को दादरी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें पूरन जोशी, खुर्शीदुन नबी, अक्षय सक्सेना, शिव शंकर और सचिन का नाम शामिल है। दरअसल 9 नवंबर को दादरी थाना क्षेत्र के लुहाली टोल प्लाजा पर गोरक्षकों की टीम ने पश्चिम बंगाल से आ रहे एक ट्रक को रोका और पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को खोला तो उसमें प्रतिबंधित मांस मिला, जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दिनांक 9/11/2024 को लोहारली टोल के पास एक कंटेनर को कुछ लोगों ने रोका था, जिसमें प्रतिबंधित पशुओं के मांस की सूचना होने पर दिनांक 10/11/2024 को इसका सैंपल परीक्षण के लिए भेजा गया था। सैंपल में प्रतिबंधित मांस के होने की पुष्टि होने पर SPJ कोल्ड स्टोरेज विसारा रोड पर उसमें जितने भी कंटेनर और अन्य सामग्री रखी थी उसको नियमानुसार नष्ट कराया गया है तथा कोल्ड स्टोरेज के मालिक, ड्राइवर, सहचालक और अन्य सहयोगी जो थे कुल 5 लोगों को इसमें
संगत धाराओं में गिरफ्तार करके जेल रवाना किया गया है। अन्य कार्रवाई प्रचलित है। इस बयान पर गोरक्षा हिंदू दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद नागर ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि स्थानीय पुलिस की मिलीभगत के बिना गोदाम का चलना संभव नहीं है। साथ ही उनका कहना है कि पुलिस के मुताबिक 32 टन गोमांस है, जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए है। ये भी गलत है। उनका कहना है कि बाजार में गोमांस की असली कीमत करीब 40 करोड़ रुपए है। मैं वैद नागर, राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरक्षा हिंदू दल। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक हफ्ते पहले मेवात की गोरक्षा की टीम से सूचना मिली थी कि एक बंगाल से बंद बोरी कंटेनर गोमांस लेकर नोएडा आ रहा है। सूचना के आधार पर दादरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस को अवगत कराकर उस कंटेनर को पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उसकी सैंपलिंग कराई गई। जहां पर उस कंटेनर को सील कर कोल्ड स्टोरेज में रखा था, वहां से सूचना मिली कि ऑलरेडी गोमांस वहां पर लगभग 200 से 250 टन और रखा है। उसको भी अगले दिन सील कराया, उसकी सैंपलिंग कराई। सैंपलिंग के बाद पहले स्पष्ट था कि ये गोमांस है। कल गोमांस आने के बाद पूरे गोमांस को दबवाया गया। इस खबर के सामने आते ही अब योगी सरकार सवालों के घेरे में है। योगी राज्य में गोमांस के नाम पर जिस तरीके से विशेष समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जाता है, गोमांस को लेकर शक की बिना पर खास समुदाय के लोगों को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। इन हालातों में योगी सरकार गोमांस को लेकर पूरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण अपने सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। ऐसे में शहर के लोग बेहद जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हो गए। कई इलाकों में AQI 700 के पार तक पहुंच गया है। इस बीच वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। पूरी खबर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली एनसीआर की हवा दिन ब दिन और जहरीली होती जा रही है। आलम तो यह है कि राजधानी में गैस चैम्बर जैसे हालात बनते जा रहे हैं। ऐसे में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI गंभीर प्लस स्तर से ऊपर जाने के बाद प्रशासन चौकन्ना हो गया है। वहीं सोमवार को वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली सरकार को सख्त हिदायत देते हुए कोर्ट ने कहा, कोर्ट की इजाजत के बिना दिल्ली एनसीआर में ग्रेफोन नहीं हटाया जाएगा, भले ही AQI 400 से नीचे ही क्यों न चला जाए। दिल्ली में CAQM कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने प्रदूषण स्तर पर लगाम लगाने के लिए सोमवार 18 नवंबर से ग्रेफ 4 के नियम लागू कर दिए हैं। बता दें, इन नियमों के लागू होने के बाद से दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बैन हो जाएगी और इसके तहत निर्माण कार्यों पर भी प्रतिबंध के साथ कई और नियम भी लागू किए जाएंगे। इसी के साथ आयोग ने दिल्ली सरकार में वाहनों के ऑड इवन नियम लागू करने की भी अपील की है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री आतिशी ने 10वीं और 12वीं की क्लासेस को छोड़कर सभी क्लासेस ऑनलाइन मोड में चलाने के सख्त निर्देश दे दिए। बता दें, दिल्ली में ग्रेफ 4 लागू होने के बाद ट्रकों की एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाएगा। हालांकि जरूरी सेवाएं देने वाले सभी LNG, CNG, इलेक्ट्रिक, BS6 डीजल ट्रकों को दिल्ली में आने दिया जाएगा। वहीं दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड LCV इलेक्ट्रिक वाहन, CNG, BS, VI डीजल के अलावा अनुमति किसी को नहीं होगी। साथ ही कमर्शियल व्हीकल्स की एंट्री पर भी बैन लगा दिया गया है। इसी के साथ दिल्ली में सभी कंस्ट्रक्शन काम को फिलहाल रोक दिया गया है। सरकार ने वाहनों पर गाइडलाइंस जारी करने के साथ ही सरकारी और निजी दफ्तरों और स्कूलों के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के सभी दफ्तर 50% क्षमता के साथ चलाए जा सकते हैं। वहीं कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने का भी सुझाव सरकार ने दे दिया है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।